नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं सौरभ शर्मा, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। पूरा देश एकजुट होकर कोरोना से जंग लड़ रहा है। सरकार 3 मई के बाद लॉकडाउन को लेकर अपनी रणनीति पर लगातार काम कर रही है कि क्या 3 मई के बाद भी लॉकडाउन को इसी सूरत में बढ़ाया जाना चाहिए। आज प्रधानमंत्री ने देश के तमाम मुख्यमंत्रियों से बात की, उनकी राय जानी। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री से लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग की है। दूसरी तरफ अब कुछ सियासी आरोप भी उठने लगे हैं जो अब तक नहीं हो रहा था इस लॉकडाउन के वक्त। मसलन ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि हमें 3 घंटे इस मीटिंग में गूंगा बहरा बनाकर बैठा दिया गया। अच्छा होता कि हमको बोलने दिया जाता। इसके अलावा ममता बनर्जी और बड़ी बात कहती है। ममता बनर्जी का यह भी कहना है कि लॉकडाउन को लेकर जबरदस्त कंफ्यूजन चल रही है। एक तरफ सरकार कहती है कि लॉकडाउन को सख्ती से लागू करना है, दूसरी तरफ अपनी दिशा निर्देशों में दुकानें खोलने की बात करती है। ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। तो यह आरोप है ममता बनर्जी का कि एक तो हमको बोलने नहीं दिया गया प्रधानमंत्री के सामने, और दूसरा लॉकडाउन को लेकर जारी जो निर्देश होते हैं उसमें कंफ्यूजन है। तो यह ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है प्रधानमंत्री के साथ आज 3 घंटे की चली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद। আমার কিছু বলতেই যায়নি, আমরা পুরো ঠুটো জগন্নাথের মধ্যে বসেছিলাম। ঠুটো জগন্নাথ, সরি, জগন্নাথকে ঠুটো জগন্নাথ ওরা একটা কথাই বলে, জগন্নাথ ইজ ভেরি অ্যাক্টিভ, আমরা পুরো অ্যাডমায়ারার, সেটা নয়। আমাদের হাত পা प्रधानमंत्री के साथ बैठक में 3 घंटे तक हमें गूंगा बहरा बनकर बैठे रहना पड़ा। हमें वहां बोलने का कोई स्कोप ही नहीं दिया गया, सिर्फ हम सुनते रहे। यहाँ तक कि बड़े राज्य जो हमसे ज्यादा सफर कर रहे हैं उन्हें भी बोलने का कोई मौका नहीं दिया गया। मैं इस पर आपत्ति नहीं जता रही हूँ, लेकिन अगर बोलने का मौका दिया गया होता तो ये ज्यादा अच्छा होता। हमारी बातें भी सुननी चाहिए। जानले खुशी होताम, जाने नहीं जন্য আমার আপত্তি নেই বলতে দেয়, কিন্তু জানলে খুশি होताम। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कैसे ममता बनर्जी कहती है कि लॉकडाउन में कंफ्यूजन है। राहुल गांधी को कोरोना के खिलाफ इस लॉकडाउन में भ्रष्टाचार दिखाई दे गया। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है तब भी कुछ लोग मुनाफाखोरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस भ्रष्ट मानसिकता पर शर्म आती है। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी से मांग करते हुए कहा कि सरकार को मुनाफाखोरों पर जल्द ही कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आईसीएमआर ने कांग्रेस के दावों के पलट बयान दिया। आईसीएमआर ने कहा कि भारत में रैपिड टेस्ट किट का जो मैक्सिमम रेट है वो 795 रुपए है और आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए भी मैक्सिमम रेट 1150 रुपए है। दरअसल कांग्रेस ने यह आरोप लगाया था कि एक कंपनी ने फायदा पहुंचाने के लिए 4,500 रुपए में ये टेस्ट किट जो है वो ली गई है, जिसके बाद आईसीएमआर ने बयान जारी करके कहा कि टेस्टिंग किट को लेकर लगाए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। और वहीं सबके बीच सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि 3 मई के बाद क्या लॉकडाउन खुलेगा। ममता बनर्जी को क्यों कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की राय अलग अलग क्यों है लॉकडाउन को लेकर के। आज इसी पर होगा कुरुक्षेत्र। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन जुड़ रहे हैं बीजेपी से, राजीव त्यागी जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कृपाल तुमाने जी शिवसेना सांसद हैं, अजय आलोक जी जेडीयू से हमारे साथ हैं और एसडीपीआई से तस्लीम रहमानी। आप सब लोगों का स्वागत है। सारे व्यवहार हमारे साथ शामिल हैं अब चर्चा के अंदर। बातचीत पर जाए उससे पहले बता दें आपको कि आज दिन भर में हुआ क्या है। कोरोना पर आज प्रधानमंत्री मोदी की देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई और यह बैठक 3 घंटे के करीब चली। इसमें से 3 बड़ी खबरें निकल के आई। पहली बड़ी खबर यह है कि 3 मई के बाद ग्रीन जोन एरियाज में छूट मिल सकती है, लेकिन रेड जोन में पहले की तरह पाबंदी जारी रहेगी। ग्रीन जोन एरियाज में लोकल ट्रांसपोर्ट को चलाने की भी इजाजत दी जा सकती है, लेकिन ये वाहन अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे और हॉटस्पॉट एरिया में तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। ग्रीन जोन में सभी तरह की दुकानें खोलने पर भी छूट मिल सकती है, लेकिन लॉकडाउन पर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार करेगी, प्रधानमंत्री करेंगे। और आज जो बातें हुई उसकी कुछ अहम बिंदु आपको हम और बता दें। ये कहा गया कि लॉकडाउन के बहुत सकारात्मक नतीजे आए हैं। हजारों जिंदगियां अब तक के इस लगभग 1.5 महीने के लॉकडाउन में बचाई गई है, लेकिन 2 गज की दूरी के मंत्र को फॉलो करना पड़ेगा। बहरहाल आइए चलते हैं मेहमानों के पास। शाहनवाज हुसैन साहब, आपको मेरी आवाज साफ मिल रही है सर? मत करो यार। शाहनवाज जी सुन पा रहे हैं मुझे? कुछ दिक्कत है, उन तक हमारी आवाज जा नहीं रही है। तो अभी आज चर्चा की शुरुआत आज हम अजय आलोक साहब आपसे करेंगे। थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी ने बयान दिया है। उन्होंने ये कहा कि लॉकडाउन को लेकर के बहुत कंफ्यूजन है
उनको इसमें कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि एक तरफ सरकार कहती है कि लॉकडाउन को सख्ती से आपको उसका पालन कराना है, दूसरी ओर कहती है कि आप दुकानें खोल सकते हैं। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, क्लैरिटी नहीं है। देखिए सौरभ, ममता जी ने किस लिए कहा, कैसे कहा, इसके बारे में तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि पिछले 33 दिन से बिहार और देश के अन्य राज्य लॉकडाउन का बहुत ईमानदारी से पालन कर रहे हैं और उन राज्यों में वांछित नतीजे भी मिले हैं, जिसके कारण आज देश को भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिल रहे हैं। रिकवरी रेट 22% हो रही है, हमारे संक्रमणों की संख्या 10 दिन से ज़्यादा की हो गई है और एक अनुमानित संख्या के हिसाब से हम सफलता हासिल कर रहे हैं। हाँ, उसी लॉकडाउन के राज्यों में 20 तारीख से विभिन्न जगहों पे छूट भी देनी शुरू की है। हमने ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य भी शुरू करवाया है, बांध रिपेयर का काम शुरू किया है, सड़क निर्माण की काम शुरू की है, लोकल स्तर पे रोजगार देने की योजना बनाई है जो कार्यान्वित हो रही है और उन क्षेत्रों में भी हमें सफलता मिल रही है। तो कंफ्यूजन कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन जो काम करेंगे उन्हें पता है कि काम कैसे किया जाता है और कौन कौन से एरिया में छूट देनी है, कौन कौन से एरिया में नहीं छूट देनी है, हॉटस्पॉट क्या है, रैपिड टेस्टिंग कैसे करनी है, मास टेस्टिंग कैसे करनी है, डोर टू डोर स्क्रीनिंग कैसे करनी है। तो ये सब करिएगा तब पता चलेगा। फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन, अपोज करने से ये सब पता नहीं चलता है। इसीलिए ये सवाल उठाया गया क्योंकि ममता जी ने ये साफ नहीं किया। जब उन्होंने ये बात कही कि कंफ्यूजन है, लॉकडाउन भी लागू करेंगे और दुकान भी खोलेंगे, कैसे करेंगे, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि वो पक्षधर किसकी है। क्या वो पूरी तरह लॉकडाउन को बढ़ाने के पक्ष में है या वो ग्रेजुअल धीरे धीरे करके कोई छूट देने की, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करने की पक्षधर है। ये उन्होंने साफ नहीं किया, बस आरोप लगाया कि कंफ्यूजन बहुत है। ममता जी को कंफ्यूजन दिखाई दे रही लॉकडाउन में। शाहनवाज जी, ममता जी कंफ्यूज हैं, ये तो सबको मालूम है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर कोरोना पे जिस तरह पश्चिम बंगाल की सरकार कंफ्यूज है, वो उसी तरह का बयान दे रही थी पहले कोरोना पर। आपको याद होगा शुरू में जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि साहब कोरोना को सीरियस नहीं लिया, तो ममता जी ने बंगाल को अपना अलग राज्य मान लिया है। वहाँ पर जो केंद्र से जो एडवाइजरी थी उसको शुरू में एकदम नहीं माना। अभी भी वहाँ पर जो लोग इलाज के लिए जाते हैं उनका इलाज ठीक से नहीं है, टेस्टिंग ठीक से नहीं है, जो राशन बंटना है वो राशन भी टीएमसी के वर्कर के जरिए बंटवाया जा रहा है, मुंह देख के बांटा जा रहा है। जो इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए वैसी नहीं है। बंगाल एक बड़ा राज्य है, उसको व्यवस्था वैसी करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आज की मीटिंग में वो आई तो ये मीटिंग थी, ये भाषण थोड़ी होना था। अगर उनको लगता है कि प्रधानमंत्री से कोई बात करनी है तो प्रधानमंत्री जी ने तो पहले दिन कहा कि 24/7 उनको जो भी बात करनी है वो बात वो फोन करके कह सकती हैं। नहीं, वो तो यही तो कह रही है। उन्होंने कहा कि 3 घंटे हमको गूंगा बहरा बना के बैठा दिया, बोलने नहीं दिया। देखिए ये टीवी की डिबेट थोड़ी थी कि आपको हर पैनलिस्ट को, अभी आप तो सौरभ जी हर पैनलिस्ट को मौका देते हैं, तो उसी तरह मौका देना था क्या? ये एक डिबेट चल रही थी, उसमें अगर कोई बातचीत है तो प्रधानमंत्री ने सारे लोगों से बातचीत की और जो भी सारे राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं उनमें जिनके सुझाव आए हैं, अगर उनको लगता है कुछ सुझाव उनके बहुत जरूरी थे या देश के नाम उनका संबोधन बहुत जरूरी था तो वो चिट्ठी लिख दें, कुछ सुझाव है तो बता दें। वहाँ महामहिम राज्यपाल तक के सुझाव नहीं मान रही। वहाँ कोई बीजेपी का वर्कर अगर कुछ राशन सामग्री बांटने जाता है तो उसको बांटने नहीं देती। ठीक है शाहनवाज साहब, राशन मिलता है वो नहीं दे रही। देखिए विषय ये नहीं है कि ममता जी ने कुछ कह दिया इसलिए ये बहस हो रही है। ये बहस आज इसलिए अहम है कि जब प्रधानमंत्री देश के सारे राज्यों के प्रमुखों के साथ मिलकर एक बैठक करते हैं, एक पॉलिसी बनाते हैं, तो हमको ये लगता है कि पूरा देश सेम पेज पर है, एक ही विचार से चल रहा है। लेकिन उस बीच जब ऐसी बातें कोई बड़े सूबे का मुख्यमंत्री कहता है कि ये कंफ्यूजन चल रही है, आदेश ठीक से नहीं आ रहे हैं, हमको पता नहीं है केंद्र क्या चाहता है, तो लगता है कि क्या हमारा समन्वय में कहीं कोई कमी है। राजीव त्यागी जी, कहीं कोई आपको इसमें दिक्कत दिखाई देती है राज्यों और केंद्र के बीच के वार्तालाप में? देखिए, आज जो प्रधानमंत्री जी की बैठक हुई मुख्यमंत्रियों के साथ, उस बैठक का जो थोड़ा बहुत निचोड़ मेरे पास है, उसके अनुसार प्रधानमंत्री ने राजस्थान के चीफ मिनिस्टर साहब से कहा कि आप लोगों ने जिस तरह से भीलवाड़ा मॉडल लागू किया उसको पूरे देश ने लागू किया, और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर साहब को इस बात के लिए बधाई दी कि उन्होंने तरीके से बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को करने का काम किया कोविड-19 के विरुद्ध। ये इस वक्त ना तो नुक्ताचीनी का समय है, ना ही टीका टिप्पणी का समय है।
मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ममता बनर्जी जी अगर कोई बात स्पष्ट समझ नहीं पा रही है तो उनको निश्चित रूप से केंद्र सरकार से पत्राचार करना चाहिए, दूरभाष पे बात कर सकती हैं, सब कुछ हो सकता है। कोई भी चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर महोदय चीफ मिनिस्टर से बात कर सकते हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि अगर आप देखेंगे तो पूरे कोरोना वायरस के जितने मामले हैं, महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, गुजरात नंबर 2 पे है, दिल्ली है, इसके अलावा और भी अन्य, आंध्र प्रदेश, अभी वेस्ट बंगाल में शायद जो केसेज हैं 649 केसेज हैं कोरोना मामले के। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि स्टेट वाइज अगर आप देखेंगे तो कोरोना वायरस के जो मामले हैं उनकी बेहतर जो चीजें पता चलेंगी, कितने लोग संक्रमित हैं, वो टेस्ट होने के बाद ही चलेंगे। लॉकडाउन खोलना चाहती है केंद्र सरकार, तो राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की होगी, सारी बात करके जो भी निर्णय केंद्र सरकार लेगी वो पूरा देश निश्चित रूप से उसको बात मानेगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर की सहमति होगी उसमें जरूर। मेरा कहना यह है कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी हम लोगों को बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, टेस्ट करने पड़ेंगे, हमें आप टेस्ट, आपने भी कहा कि टेस्ट करने पड़ेंगे बार बार, राहुल जी भी कहते हैं, आपने ये भी कहा कि नुक्ताचीनी का वक्त नहीं। राहुल जी ने तो आज जो टेस्ट किट खरीदी गई चीन से, रैपिड टेस्ट किट, उसमें मुनाफाखोरी का आरोप लगा दिया, अंग्रेजी में उन्होंने ट्वीट किया तो उसमें स्कैम शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने। हाँ, देखिए जो आपने बात कही है सौरभ जी, आप सम्मानित पत्रकार हैं और मैं बड़ा सम्मान करता हूं पत्रकारों का। बिजनेस टुडे एक मैगजीन है, माफी चाहूंगा आपके चैनल पे नाम इसलिए लेना पड़ा क्योंकि उसकी रिपोर्ट के अनुसार ही हम सब ने ट्वीट किए हैं। उनकी रिपोर्ट के साथ 245 रुपए की जो कॉस्ट है टेस्टिंग किट की, उसको मैट्रिक्स ने खरीदा 400 रुपए में। मैट्रिक्स ने आगे डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा 400 रुपए में रेयर मेटाबॉलिक्स लाइफ साइंसेज को, और इस रेयर मेटाबॉलिक्स लाइफ साइंसेज ने 600 रुपए में आईसीएमआर को बेचने का काम किया। तो 245 रुपए की चीज यदि 600 रुपए में बेची जा रही है, और वो भी ऐसे समय पे जब पूरा देश एकजुट है, पूरा देश चाहता है कि कहीं भी किसी प्रकार से हम चूके ना, तो ऐसे समय पे मुनाफाखोर कंपनियां, कमीशन खोर कंपनियों पे जांच तो होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि 245 रुपए की चीज पे 145% प्रॉफिट जोड़ करके लिया जा रहा है। ऐसे समय पे जब देश पूरा क्या नाम उसका इस व्यवस्था में पूरा देश एकजुट है, पूरा देश चाहता है कि हम लोग जीते, और मैं जानता हूं कि भारत जीतेगा, और भारत जीतेगा इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो मुनाफाखोरी है, ये जो कमीशन खोरी है, ये रुकनी चाहिए। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन उसमें यह स्पष्ट नहीं हुआ कि आरोप राहुल गांधी किस पे लगा रहे थे। वो प्राइवेट कंपनियों के ऊपर आरोप लगा रहे थे, या वो इसमें सरकार को या आईसीएमआर को दोषी ठहरा रहे थे? देखिए मैं जवाब दे देता हूं, इसका भी जवाब देता हूं। जी देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। जो मेरे पास बिजनेस टुडे की रिपोर्ट है, उसके अनुसार जो चीज 245 रुपए में आई, उसको निश्चित रूप से चाइना की गवर्नमेंट से सीधा जिससे भी लेना था, उसको क्लियर कट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सीधा लेना चाहिए था। इसमें 3 मिडिल मैन होंगे तो निश्चित रूप से प्रॉफिट भी ज्यादा लेंगे, और ऐसे समय पे 145% प्रॉफिट लेना तो स्कैम ही कहा जाएगा। चलिए ठीक है राजू जी, आप कह रहे हैं कि वो किट जो खरीदी वो सीधे कंपनी से खरीदने की बजाय किसी उसमें कोई मिडलमैन क्यों आ गया, कोई एजेंट क्यों आ गया जिसने अपना उसमें मुनाफा कमा लिया। इसमें इस विषय पर तसल्ली से बात कर लेंगे एक बार में, लेकिन जो इससे पहले विषय हमने उठाया था, मैं कृपाल जी से उस पर एक रिएक्शन लेना चाहता हूं। कृपाल साहब, कई राज्यों ने अपनी अलग अलग बातें कही हैं प्रधानमंत्री के साथ। हमें अच्छा लगता कि सारे राज्य जो हैं अगर वो एक सुर में बात करते, जैसे मसलन ममता जी की बात हमने आपको बताई, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को लेकर कंफ्यूजन है इंप्लीमेंटेशन को लेकर। हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है कि आप छोटी दुकानें खोल सकते हैं, हम नहीं खोलेंगे 3 मई तक। नीतीश कुमार जी ने यह कहा कि प्रवासी मजदूरों को हम नहीं ला सकते। तो यानी कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है कि माइग्रेंट वर्कर्स का करना क्या है। कई राज्य कह रहे हैं कि हम लाने के लिए तैयार हैं, हम बस भेज देंगे बॉर्डर पे, अपने अपने जिलों में पहुंचा देंगे। एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि यह काम नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही तमाम, गहलोत सरकार ने भी यह कहा था कल की लिखित आदेश जारी नहीं हो रहे हैं। हमारा कहना यह, इतनी बड़ी लड़ाई में क्यों ये मिसकम्युनिकेशन या एक मुद्दे पर आम राय क्यों नहीं है? सौरभ जी, इस तरह से आज जो ममता जी ने कहा है, ये तो उनके राज्य का क्या विषय है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है कि सबने मिलकर काम करना चाहिए, और ये बात सही है कि सभी राजनीतिक दलों ने राजनीति करने का वक्त नहीं है। वह राजनीति करने के लिए हमारे पास बहुत सारा समय पड़ा रहता है। हम तो ये कोविड खत्म होने के बाद राजनीति करना है, फिर 24 तक करेंगे, फिर 29 तक करेंगे, ये तो चलते रहना है। लेकिन कम से कम सभी राजनीतिक दलों ने एक बात दिमाग में रखना चाहिए कि हम अभी राजनीति नहीं करेंगे, कोविड खत्म होने तक सबने वोट ले लेना चाहिए कि हम किसी तरह की राजनीति नहीं करेंगे। ममता जी का क्या विषय है, ममता जी उनके साथ बात करें। आपने जो पूछा कि सभी राज्यों में
एकजुटता क्यों नहीं है? क्योंकि सभी राज्य की पॉलिसी अलग अलग होती है, सभी राज्य की भौगोलिक परिस्थिति अलग अलग होती है, सभी राज्यों के पेशेंट की भी जो हम देखेंगे तो हमारे महाराष्ट्र में अब सबसे ज्यादा, देश में सबसे ज्यादा पेशेंट हमारे महाराष्ट्र में है। हम लोग, हमारे आदरणीय उद्धव जी उसके लिए काफी कोशिश सभी पक्ष को लेकर मदद कर रहे हैं कि ताकि जल्द से जल्द हमारे यहाँ से ये बीमारी निकल जाए। लेकिन एक बड़ी समस्या जो हमारे महाराष्ट्र में है, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य ये डेवलप स्टेट होने से यहाँ बहुत सारे उद्योग, देश में से सबसे ज्यादा उद्योग ये महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में बाहर के राज्यों से बहुत सारे कामगार हमारे यहाँ पर आए हैं, इसमें किसी बात का संदेह नहीं। और एक ऐसी एक हवा फैल गई है कि ये कोरोना से हमें क्या होगा, क्योंकि मुंबई में रहने वाले, थाना में रहने वाले एक एक रूम में 5-5, 6-6 लोग रहते हैं, तो उनको लगता है कि हमारी सरकार सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बार बार एडवर्टाइज करती है, लेकिन वो खुद भी मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि एक रूम में अगर 5-6 लोग रहते होंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसा, उनके मन में डर हो गया कि हमें तो कोरोना नहीं हो जाएगा, हमारे को कुछ कम ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, इससे अच्छा हम गाँव में जाएंगे, गाँव में परिवार के साथ रहेंगे, कुछ ना कुछ दिन तो परिवार के साथ बिताएंगे, माँ को मिलेंगे, भाई को मिलेंगे, दोस्तों को मिलेंगे, वहाँ काम करके हम करेंगे। तो ये लॉकडाउन का जो मुद्दा है, लॉकडाउन तो बढ़ना ही चाहिए, तो किस तरह बढ़े, किस तरह से छूट मिले। अगर जैसा अभी हेमंत सोरेन जी के बारे में आपने कहा, लेकिन अगर हमारे यहाँ का औद्योगिक घराना और इंडस्ट्री अगर चालू नहीं होंगी तो ये देश का विकास दर कहाँ रहेगा? सर मैं तो इस बात को मान रहा हूँ कि अलग अलग राज्य के हालात अलग अलग हैं और प्रधानमंत्री ने और केंद्र ने भी ये काफी हद तक राज्यों के ऊपर छोड़ा हुआ है कि अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करें। दिक्कत ये नहीं है, अलग है, दिक्कत ये नहीं है सर, राज्यों का अलग अलग है। मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल ये है, जरूरी है, मेरा सवाल ये है, जैसे प्रवासी मजदूरों का मुद्दा है, ये तो एक ऐसा मुद्दा है जो हर राज्य को इफेक्ट कर रहा है। आपने खुद का, आपका सबसे इंडस्ट्रियली एडवांस स्टेट है, वहां पर सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर हैं और यूपी, बिहार, यहां से सबसे ज्यादा लोग गए हुए हैं। आज तक हमें कॉमन पॉलिसी नहीं बना पाए। 22 तारीख से लेकर के आज ये तारीख हो गई है सर, एक महीना से ऊपर हो गया, हम एक पॉलिसी नहीं बना पाए कि इन मजदूरों का आपको करना क्या है। कर दो प्लीज। इनके लिए एक पॉलिसी बनना ये बहुत ही जरूरी इसलिए है क्योंकि एक राज्य से जब दूसरे राज्य में जाएंगे जी, अगर महाराष्ट्र से अगर यूपी में जाते हैं तो यूपी के उस गांव के लोग भी लेने के लिए तैयार होना। बहुत सारी बातें हम देख रहे हैं कि दूसरे राज्यों में जब ये पैदल गए, चलते गए हैं, तो उनको उस राज्य के जनता ने, उस गांव के लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, वो बेचारे फिर वापस बॉर्डर पे आ गए। इसलिए ये पॉलिसी पूरे देश में बनना चाहिए। अब सर अगर हम सोचे, मैं तो आप लोग तो शासन प्रशासन के लोग हैं, आपने जो भी उदाहरण दिया ये क्यों हुआ? अगर महाराष्ट्र की सरकार उस राज्य की सरकार को कॉन्फिडेंस में लेकर के बात करती कि ये लोग हैं आपके यहाँ के इस इलाके के लोग हैं, इनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आप व्यवस्था करेंगे या नहीं करेंगे, तो शायद ये दिक्कत नहीं आती। इसीलिए हम बार बार ये बात कह रहे हैं, क्या सेंटर और स्टेट एक पेज पे नहीं है? सौरभ जी, हमने व्यवस्था तो रोज हमारे यहाँ पे 5.5 से 6 लाख लोगों की हमने व्यवस्था किया है। ठीक है सर, उनके रहने, खाने पीने की व्यवस्था किया है। ठीक है सर, मैं आता हूँ आपके पास थोड़ी देर में, दोबारा आता हूँ मैं आपके पास। रहमानी साहब भी हमारे साथ हैं। रहमानी साहब, अभी जो मोटा सवाल है वो ये है कि क्या देश 3 तारीख के बाद लॉकडाउन से आजाद होने के लिए तैयार है? क्या हमारे हालात ऐसे हुए? देखिए सौरभ, ये जो इशू है ये ना तो पॉलिटिकल है ना सोशल, ये बहुत हाईली टेक्निकल एंड प्रोफेशनल इशू है, तो हमें इसको प्रोफेशनल पेडिस्टल पर ही देखना होगा। अभी जिस अंदाज से ये अभी चल रहा है और टेस्ट बढ़े हैं, उसके नतीजे में पेशेंट भी ज्यादा सामने आ रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि अगले 6 दिन में जो है हम लॉकडाउन को हटाने की पोजीशन में किसी सूरत भी हो सकते हैं। बट जैसे मैंने कहा, टेक्निकल इशू है तो एक मैकेनिज्म डेवलप किया जा सकता है। और अभी ये बात हुई, आपने भी कहा और हमारे शिवसेना के साथी ने भी कहा कि तमाम स्टेट्स के अलग अलग सिचुएशंस है, कोरोना का इन्फेक्शन भी अलग अलग डेंसिटी में है। जैसे अब आप अगर लॉकडाउन बिल्कुल जनरलाइज कर दें तो गोवा के क्या कसूर है, केरल का क्या कसूर है, और बहुत सारे स्टेट्स हैं जिसमें बहुत ही कंटेन्ड है। तो हमको एक पॉलिसी हम ड्रा सकते हैं कि कहाँ हमको ईज आउट करना है, कहाँ हमको अभी रेड जोन रखना है। इसीलिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने कहा पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर। अब मैं आपसे कहूँ कि इसमें पॉलिटिक्स की भूख क्यों आई?
आप जब मैं मेरा एक ऑब्जर्वेशन, एक सवाल है आपसे। बिल्कुल ठीक बात है कि भाई केंद्र को राज्यों के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। जब राज्यों के ऊपर छोड़ दिया तो ममता जी कहती हैं कि अरे अब आप कह रहे हैं दुकान खोल दीजिए। उनको यह थोड़ी कहा था कि सारी दुकानें खोल दो। हर राज्य इस बात को समझ रहा है। हेमंत सोरेन ने कुछ समझ के ही मना किया होगा। अब ममता जी कह रही है कि एक तरफ कहते हो लॉकडाउन चलाओ, दूसरी तरफ कहते हो दुकान खोलो। अब ये राजनीति है या नहीं है? अरे सौरभ जी, आप जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं, सब लोगों के अपने अपने कंपल्जन्स हैं। ममता बनर्जी साहिबा को भी इससे पहले किसी मौके पे सरकार ने कहा कि उनके यहाँ जो टेस्ट हो रहे हैं उनकी रिपोर्ट्स और उनके स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है। तो जाहिर है कुछ गुस्से में तो वो भी होंगी ना, तो वो आप कह रही हैं। और दूसरी एक बात तो है ना, जब हम ये कह रहे हैं, शाहनवाज साहब ने फरमाया अभी कि आप फोन पर 24 घंटे प्राइम मिनिस्टर साहब अवेलेबल हैं, खत लिख सकते हैं, फोन कर सकते हैं, तो फिर मीटिंग की कोई जरूरत नहीं रहती ना। फिर अभी वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए, फिर मीटिंग की जरूरत अगर मीटिंग है तो सोशल डिस्टेंसिंग से हुई थी मीटिंग, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी। वैसे ये जरूरी नहीं होगा कि प्रधानमंत्री मीटिंग करें तो सारे चीफ मिनिस्टर को मौका मिलना ही चाहिए। ममता जी एक ऐसे वर्कर की तरह कह रही है जैसे हम लोग कोई पार्टी की भी बैठक होती है तो जरूरी नहीं है चाहे किसी पार्टी को हो कि A to Z लोग बोलेंगे। पहले भी ममता जी ने बोला है, एकदम उनका ये गैर वाजिब सवाल है कि मुझे मौका नहीं मिला। अगर ममता जी को मौका मिल जाता तो मीटिंग बहुत अच्छी होती। शाहनवाज भाई, चीफ मिनिस्टर को, शाहनवाज भाई आपको मालूम है अपोजिशन के लोगों के अंदर सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। नहीं ज्यादा अपोजिशन के लोग जी ने बताया ना कि अशोक गहलोत जी बोले और कई लोग बोले कई मीटिंग होती है, बड़ी हाई लेवल मीटिंग होती है और उसमें जरूरी नहीं है। कई बार हम लोग भी मीटिंग में कहीं जाते हैं, जो सुझाव मुझे देना है, मान लीजिए डिबेट में वो सुझाव आपने दे दिए तो जरूरी नहीं है ना कि मैं टाइम फुटेज खाने अच्छा, वैसे शाहनवाज साहब उन्होंने अपने आरोप जो लगाए वो तो लगाए, उसके अलावा उन्होंने एक बड़ी बात कह दी आज, बल्कि एक तो बड़ी खबर दे दी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मीटिंग में प्रधानमंत्री के हाव भाव देख के ऐसा लगा कि वो लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज रीड करके ये बात कही। ममता बनर्जी को बंगाल की जनता की बॉडी लैंग्वेज देखनी चाहिए कि वो कितने परेशान हो रहे हैं। प्रधानमंत्री के हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से अगर वो पढ़ेंगी तो ये तो दिक्कत है। लॉकडाउन के बारे में एक बात साफ है कि ये चीफ मिनिस्टर से बातचीत करके ये टीम इंडिया की मीटिंग थी। आप जानते हैं ये टीम इंडिया, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जब बैठते हैं इसी से देश बनता है। और जब देश के लोग इकट्ठे होकर बहुत जिम्मेदार सर वो यही तो कह रही थी कि टीम इंडिया में वो टीम इंडिया की खिलाड़ी हमको खेलने ही नहीं दिया, वहां बैठा लिया, खेलने ही नहीं दिया गया। एक चीज करते हैं, जहां तक आपने सवाल किया दो बात का जवाब देना था। एक जो किट के बारे में राजीव त्यागी जी ने जो राहुल गांधी जी की बात थी उसका मैं बता दूं कि अभी जल्दबाजी में एक तरफ तो कांग्रेस कहती है ज्यादा किट मंगाइए और जहां ICMR ने जिन लोगों को परमिशन दी हुई है उन्हीं से किट मंगा रहे हैं। आप सुझाव दे दीजिए कि डायरेक्ट मंगाइए। अभी तो एकदम क़यामत जैसा माहौल, जल्दी मंगाना है। जिन लोगों को परमिशन है उनसे किट लिए गए, उसमें सुझाव है तो उसको नजरसानी की जा सकती है। दूसरी बात जो नीतीश कुमार जी ने कहा, विषय किया कि लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन तो केंद्र तय करेगा सबसे बातचीत करके, लेकिन कई जगह राज्य की जो राय होती है, जैसे कोटा के बच्चे हैं, तो कोटा में जो बच्चे बिहार के हैं तो ये दबाव बनता है कि उनको भी लेकर आए। तो नीतीश कुमार जी का मानना है कि लॉकडाउन हो तो सब जगह एक जैसा हो, क्योंकि अगर कोई एक राज्य बुला लेता है तो दूसरे राज्य पर दबाव बनता है। अच्छा ठीक है शाहनवाज साहब, आपकी बात का जवाब एक बार राजीव जी देंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे अजय जी के पास। बोलिए राजीव जी। देखिए, यहाँ दो तीन विषय उठे। एक तो ममता बनर्जी जी का विषय उठा, फिर शाहनवाज साहब ने कहा कि इस टाइम राय दे दे, तो हम राय दे रहे हैं कि 245 रुपए की चीज को 600 रुपए में लेने से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खजाने पे ही बोझ पड़ रहा है। वो जो बीच का 145% हिस्सा है वो देश के नागरिकों का हिस्सा है, तो उस पर कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, शाहनवाज साहब से कहना चाहूंगा कि 30 जनवरी को कोविड का पहला केस देश में आ गया था, 3 फरवरी को दूसरा केस आया था, उसके बाद मार्च से निश्चित रूप से बढ़ोतरी होनी शुरू हुई। तो मार्च निकल गया, फरवरी निकल गया, पूरा अप्रैल निकल गया। यदि अभी भी राज्यों से समन्वय करने में केंद्र सरकार कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट नहीं कर रही, तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी सबसे ज्यादा केंद्र सरकार की है। उसको दोबारा से बात करके, राज्यों से बात करके ये फॉर्मुलेट करना चाहिए।
तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण मैं कहना चाहता हूं, ममता बनर्जी जी के विषय में बात कर रहे हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ममता बनर्जी से हमारा भी बहुत मतभेद है, कई विषयों को लेकर के मतभेद है और निश्चित रूप से, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि वो एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं। राज्य की मुख्यमंत्री का भी अपना एक प्रोग्रेटिव है, अपने अधिकार हैं, उन अधिकारों का निश्चित रूप से सम्मान होना चाहिए। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर्स हो, मैं उन चीफ मिनिस्टर्स का भी सम्मान करूंगा। मैं सम्मान इसलिए करूंगा, वो एक चीफ मिनिस्टर, चुने हुए राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं। उदाहरण के तौर पर एक बात मैं कहना चाहता हूं, प्रवासी मजदूरों के मामले में श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने अपनी आवाज उठाई, ट्विटर के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी को अपील की। हम साधुवाद देंगे प्रियंका गांधी जी को, धन्यवाद देंगे योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने कहा कि हम प्रवासी मजदूरों को वापस लेकर के आएंगे। तो विपक्ष का कार्य है बात उठाना, सरकार का कार्य है एक्ट करना। तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी ने एक्ट किए, तो उसमें धन्यवाद दे रहा हूं यहां बैठ करके। कोटा के जो छात्र आए, कोटा से जो यूपी के छात्र आए, उसको भी प्रियंका गांधी जी ने उठाया और हमने धन्यवाद दिया उसका बकायदा। तो यही इस वक्त जो है देश को एकजुट रहने की जरूरत है। सर ठीक है, आपने प्रियंका जी को ये मुद्दा उठाने के लिए धन्यवाद दिया, योगी जी को उस पर अमल करने के लिए धन्यवाद दे दिया। यहाँ अजय आलोक जी बैठे हैं, जेडीयू से नीतीश कुमार जी ने दोनों विषयों के खिलाफ बोला। उन्होंने कहा कि कोटा के बच्चों के विषय में कहा कि 5 लोग सड़क पे अगर आ जाएंगे तो क्या सरकारें दबाव में आ जाएंगी। उन्होंने प्रवासी मजदूरों के बारे में कहा कि हम अभी स्थिति में नहीं है कि इनको ला सके अपने। मैं 1 मिनट उनका जवाब ले लूं। आपने दोनों विषयों का समर्थन किया है। एक 30 सेकंड की टिप्पणी कर दूं, उसके बाद आलोक जी बोल रहे हैं उस पे। इसी विषय पे है तो टिप्पणी कर दूंगा, इसी विषय पे है तो कीजिए। आपने कहा कि नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम लाने की स्थिति में नहीं है। देखिए, संसाधनों के मामले में नीतीश कुमार जी बेहतर जानते होंगे उनके यहाँ टेस्ट कैसे चल रहे हैं। हालांकि जो मेरी इंफॉर्मेशन है, पूरे देश में 30,000 टेस्टिंग किट एक राज्य के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, जबकि जनसंख्या, आपको पता है कि देश की जनसंख्या 130 करोड़ से ऊपर है। हाँ। तो मेरा कहना यह है कि कोटा से बच्चे लाए जा सकते थे, ये नीतीश कुमार जी को देखना था। जब एक एमएलए जाकर के अपने बच्चों को ला सकता है परमिशन लेकर के, तो वो जो बच्चे कोटा में फंसे हुए हैं उनको लाने की जिम्मेदारी सरकारों की है। राजीव जी, सवाल बच्चों का सवाल है, सबको चिंता है, लेकिन आपने जैसे एमएलए की बात करी तो ये तो निंदा की बात है ना कि एक एमएलए जाकर के वहां से अपने बच्चों को ले आया, लॉकडाउन के बीच में कैसे ले आया? मजदूर तो आ नहीं पा रहा एक जगह से दूसरी जगह पर। तो आप एमएलए तो अपने बच्चे को आप जाकर के एक राज्य से, यूपी से राजस्थान जाकर के आप ले आए। इस सवाल का जवाब एक सेकंड, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि ऐसे विषयों के ऊपर कोई एक पॉलिसी आम राय क्यों नहीं है। अजय आलोक साहब, कई राज्य हैं कोटा के विषय पर और मजदूरों के विषय पर जो कहते हैं कि हम अपने लोगों को लाएंगे और लाए हैं। नीतीश जी दोनों ही चीज नहीं चाहते, क्यों? मैं बता देता हूँ क्यों नहीं चाहते हैं। राजीव जी को बस याद दिला देता हूँ कि हमारे सहयोगी दल के एमएलए जरूर अपने बच्चे को लेके आए परमिशन लेके। उसमें एसडीओ भी सस्पेंड हो गया जिसने परमिशन दी थी, उस पर विभागीय इंक्वायरी हो रही है। उसके बॉडीगार्ड भी सस्पेंड हो गए जो साथ में गए थे। और भारतीय जनता पार्टी भी उन एमएलए पे क्या कार्रवाई करेगी वो भारतीय जनता पार्टी बेहतर बताएगी। अब 1 मिनट सुन लीजिए। लेकिन आपको अपने वधावन ब्रदर्स भूल जाते हैं महाराष्ट्र में, जो महाबलेश्वर छुट्टी मनाने चले गए थे गृह मंत्री की इजाज़त लेके, वो आपको याद नहीं आए, आएंगे भी नहीं, क्योंकि सुविधा की राजनीति करनी है। बहुत अच्छा। अब आइए, हम क्यों नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे वो आएँ? देखिए, गवर्नेंस कर रहे हैं, यहाँ मजाक नहीं कर रहे हैं। इमोशंस पे सरकार नहीं चलती है। लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन होता है, जो जहाँ रहे वहीं रहे, और उस राज्य की जिम्मेदारी है कि उसके वो ठीक थे खैर खबर करे। राजस्थान सरकार ने आज अगर हाथ उठा दिए कि हम नहीं रख सकते हैं, तो खुलेआम कहे कि हम नहीं रख सकते हैं, हम व्यवस्था करेंगे। लेकिन लॉकडाउन के नियमों के हिसाब से किसी को कहीं इधर से उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। यूपी ने देखा, योगी जी ने बस भेजे थे लाने के लिए, एक बस में एक लड़की संक्रमित हो गई, रैपिड टेस्ट पॉजिटिव आई उसकी गाजीपुर में। 25 के 25 छात्र आगे खतरे में, कौन जिम्मेदारी लेगा? अगर उस एक छात्र में किसी की मृत्यु हो जाएगी तो कौन जिम्मेदारी लेगा? आप ऐसे बीमार हो जाइए ठीक है, लेकिन अगर ट्रैवलिंग के कारण अगर आप बीमार पड़ रहे हैं तो ये किसकी जिम्मेदारी होगी? और नीतीश कुमार अगर कह रहे हैं कि लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन होता है तो क्या गलत कह रहे हैं? भावना हमारी भी है, मेरी अपनी बेटी फंसी हुई है, नहीं ला सकता हूं मैं। भावना में बह के एक राज्य सरकार निर्णय नहीं ले सकती है, और वो सरकार ही क्या जो दबाव में कोई निर्णय ले। 1 मिनट दीजिएगा। और इसमें रूल ऑफ गवर्नेंस और प्रधानमंत्री के हिसाब से चलने की बात है। नहीं, इसमें लॉकडाउन होता है, सबको पालन करना चाहिए, चाहे मैं हूं चाहे कोई। अजय जी, आपने अपना निजी उदाहरण भी दिया, हम सम्मान करते हैं। मेरा कहना यह है आपसे कि अब फिर जैसे यूपी है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है,
कई और प्रदेश हैं जो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ हम अपने मजदूरों की व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं। तो आपको लगता है कि वो लोग दबाव में आकर ऐसा कर रहे हैं किसी के? देखिए, मैं आपको बता देता हूं, ये संभव ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड अपने सारे के सारे प्रवासी मजदूरों को बुला लें। ये जो कहते हैं अगर, तो समझ जाइए ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। साहब, लाखों लाख मजदूर हैं हर स्टेट के दूसरे स्टेट में, कैसे बुला लेंगे आप? अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने 5 दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री से बात की कि उनको बिहारी मजदूर वापस चाहिए हैदराबाद में, क्योंकि उनको अपनी इंडस्ट्री चालू करनी है। राज्य ये नहीं सोच रहे हैं कि आज की तारीख में महामारी है और आप कह रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों को इधर से उधर करिए, क्योंकि वो घर जाना चाहते हैं। कल को 1 महीने के बाद आप जब इकोनॉमी खोलेंगे तो क्या गारंटी है कि ये मजदूर वापस आपके पास आ जाएंगे? आज तो आपकी जरूरत है कि आपको उन मजदूरों को सहेज के रखना चाहिए, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे बंगाल के, चाहे झारखंड के। नहीं तो कल आप अपनी इकोनॉमी कैसे शुरू करेंगे? रेमानी जी, मैं पंजाब के खेतिहर मजदूर सारे यहाँ पे आ गए हैं, वहां पे लेबर नहीं मिल रहे हैं, क्या करेंगे इसका? तो एक पॉलिसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। जब केंद्र ने यूनिफॉर्म पॉलिसी दी है कि लॉकडाउन रखना है तो लॉकडाउन रखना है, इस पे इफ एंड बट कीजिएगा तो लॉकडाउन का मजाक उड़ा रहे हैं आप। और कुछ नहीं। बोलिए रेमानी जी, बोलिए। अभी देखिए, ये तो अजय आलोक जी भी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि ये 3 मई को खत्म नहीं होने जा रहा। अभी 2-3 महीना तो हमको लगेगा इस सबसे लड़ने में और लॉकडाउन को फेज मैनर में हटाने में, खत्म करने में। एकदम से हम हटा नहीं सकते, कुछ चीजें हटाएंगे, कुछ पे हम कंटिन्यू करेंगे, प्रतिबंध ये सब चलेगा। ऐसे में जब हम 2-3 महीने इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं, बिहार में भी इससे पहले बहुत सारे कई हजार लोग गए हैं, एग्जैक्टली अजय आलोक जी बताएंगे, और उनको क्वारंटीन करके फिर उनको अपने गाँवों में पहुंचाया गया है। पैदल जाता हुआ मजदूर वो भी इन्फेक्टेड हुआ है, क्या वो आप नहीं जानते? तो आप 1-2 पेशेंट्स का जो इन्फेक्टेड हो गए उनका नाम लेके हजारों लोग जो बैठे हुए हैं, और आप कह रहे 3 स्टेट्स के लाखों लोग हैं, तो हमको लाखों तो टेस्ट करने ही है अल्टीमेटली। आज करें या कल करें या परसों करें, उससे हम बच नहीं सकते। अगर हम इनको किसी स्टेट बॉर्डर पर ले जाके वहां पर इनको टेस्ट करके क्वारंटीन कर सकते हैं, इतना ये कोई बड़ा मसला नहीं है। उसके बाद वो अपने घरों को जा सकते हैं। 15 दिन का, 20 दिन का ये काम है, लेकिन वो भी अपने। अब आप अगर ये कहते हैं कि फिर उनकी इंडस्ट्री आपकी कैसे चलेगी, और ये मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज्यादा ह्यूमन अप्रोच नहीं है कि आप इंडस्ट्री चलाने की खातिर जब आप इंडस्ट्री खोलेंगे। लेकिन सर, ह्यूमन अप्रोच तो ये भी नहीं है ना सर, क्योंकि केंद्र सरकार, सारी सरकारें कहती हैं लॉकडाउन ना होता तो आज जो आंकड़ा है वो इससे कई गुना ज्यादा होता, कई गुना ज्यादा जाने जाती। जो काम आपने, रेमानी साहब, राशन नहीं मिल पा रहा, ये लॉकडाउन ह्यूमन अप्रोच है या नहीं है? आप लॉकडाउन को ह्यूमन अप्रोच मानते हैं ना? अजय भाई, सौरभ बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या है सौरभ? 65% आज ही सर्वे आया है लोगों को दिल्ली में। मैं आपकी बात से राशन नहीं मिल रहा। रहमानी साहब सुनिए तो सही, मैं आपकी बात से सहमत होकर भी असहमत इसलिए हूँ क्योंकि तमाम राज्य सरकारें हों, हमारे यहाँ बिहार में बहुत सारे लोग हैं जो अभी केरला से हैं, तमिलनाडु से हैं, जो यहाँ पे काम करते हैं, जो यहाँ पे जितने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बाहर के आए हुए हैं वो भी हैं। सबकी नौकरियां बंद हो चुकी हैं, सबकी व्यवस्था हमने की है, चाहे वो राशन हो चाहे कुछ हो। ये तमाम राज्य सरकारों की जिम्मेदारी अपने अपने राज्यों में होनी चाहिए कि जो उनके यहाँ दूसरे प्रवासी, दूसरे राज्य के लोग फंसे हुए हैं, जिनके इनकम का सोर्स बंद हो गया हो, जिनको खाने पीने की दिक्कत हो रही हो, ये राज्यों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी का वहन करें। अच्छा ठीक है, इसी बात पर तुम्हारे साहब कुछ कहना चाह रहे थे, फिर शाहनवाज जी आपके पास कौन लेगा? तुम्हारे साहब जो बातें इस चर्चा से निकल करके आई हैं, कुछ बोलो। एक मिनट सर, एक मिनट जी। तुम्हारे साहब, क्या हम ये मान के चलें कि ये 3 मई के बाद, 3 मई की डेडलाइन तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी? इस चर्चा से कुछ ऐसा लग रहा है। सौरभ जी, अजय आलोक जी ने जो बात कही थी बिल्कुल सही बात है, मैं उसका समर्थन करता हूँ कि अगर 3 मार्च के बाद आप जब भी चालू करें, वैसे तो हमने अगर फ्लाइट, इंटरनेशनल फ्लाइट पहले बंद कर दिए रहते तो हमारे पे नौबत नहीं आती थी। लेकिन जब अभी बात है कि इंडस्ट्री हम चालू कैसे करेंगे, ये एक राज्य का विषय नहीं, इंडस्ट्री चालू करना, पूरे देश में इंडस्ट्री है। लेबर मध्य प्रदेश के लेबर महाराष्ट्र में होंगे, महाराष्ट्र के लेबर आंध्रा में होंगे, तमिलनाडु के लेबर केरला में होंगे, यूपी के लेबर और कहीं होंगे। तो इसके लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी की सही में एक जरूरत है, क्योंकि इंडस्ट्री हमारी चालू नहीं होंगी तो ये देश का विकास दर कहाँ चले जाएगा? हमारे देश के जो युवा है इनकी नौकरियां चले जाएंगी। क्या ये पैनिक हो चुके हैं? जो बच्चे अभी बाहर राज्यों के बहुत पैनिक हुए, हमें गाँव जाना है, लेकिन जैसी ये इंडस्ट्री चालू होंगी तो वो सारे अपने काम पर जब जाना चालू कर देंगे तो खुद ही बोलेंगे कि नहीं,
हमें अभी यहीं पे रहने दीजिए, हमारी कंपनी चालू हो गई है, अब यहीं रहना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए पॉलिसी भी बनना बहुत जरूरी है। अगर किसी को जाना ही है तो उसके लिए एक पॉलिसी बने, कोई रहना चाहता है उसके लिए पॉलिसी बने, लेकिन देश के लिए एक पॉलिसी होना चाहिए। वो हमारे जो राजस्थान में यूपी के बच्चे चले गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। पॉलिसी सबके लिए। आज हमारे यहाँ भी बच्चे फंसे, हमारे बच्चे कोटा में फंसे हुए हैं। ये सबके लिए केंद्र सरकार ने एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है। और हम आज भी महाराष्ट्र एक केंद्र सरकार के हर पॉलिसी के आधार पर हम लोग चल रहे हैं। 20 तारीख से हमारे इंडस्ट्री चालू हुई, 10% भी चालू नहीं हुई है, क्योंकि उसमें एसओपी इतनी हार्ड है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती है। तो उसमें भी कुछ रियायत दी जाए सभी राज्यों के साथ, उद्योग मंत्रियों के साथ। अब सर यही तो बात है ना, इंडस्ट्री के लिए तो एसओपी है, मजदूर घर जाए कि नहीं जाए इसके लिए कोई एसओपी क्यों नहीं है? बताइए लॉकडाउन इसके लिए एसओपी क्यों नहीं है? नहीं तो फिर अभी आप रहमानी साहब कह रहे थे कि लॉकडाउन में लाखों लोग जो हैं एक राज्य से दूसरे राज्य चले जाएं, फिर आप लॉकडाउन भी चाहते हैं, तो दोनों चीजें तो नहीं हो सकती। अजय आलोक का कहना यह है कि या तो लॉकडाउन है या नहीं है। 10 सेकंड सौरभ जी, 10 सेकंड जी, 10 सेकंड दीजिए सौरभ जी। बोलिए सर, बोलिए सौरभ जी, बोलूं? बोलिए सर। सौरभ जी, बात ऐसी है कि बहुत सारे जो जिले आज हमारे यहाँ के देश के लगभग 200-250 जिलों में किसी प्रकार का पेशेंट नहीं है। जहाँ पेशेंट नहीं है वो जिले को खोल दीजिए। जहाँ जो जिले रेड जोन में है या ऑरेंज जोन में है वहाँ की इंडस्ट्री चालू की जाए। वही तो कहा गया था एसओपी में, वही के उद्योग चालू है। जो रेड जोन में है उसके उद्योग चालू नहीं है। हमारा नागपुर रेड जोन में, यहाँ इंडस्ट्री चालू नहीं हो पा रही है। मुंबई, पुणे रेड जोन में इंडस्ट्री चालू नहीं हो रही। तो ये जोन केंद्र सरकार बनाए सभी राज्यों के साथ बैठ के, और उस तरह से जहाँ चालू हो सकती है वहाँ चालू किया जाए, सभी जगह चालू नहीं हो सकता। सर हमें तो ये लगा था कि ये काम ऑलरेडी हो चुका होगा जब 20 तारीख को दोबारा से निर्देश जारी हुए थे उसके बाद। अभी तक नहीं हुआ है, तो ये भी आश्चर्य की बात है। एक बार अच्छा, आप एक बार शाहनवाज जी और राजीव जी, शाहनवाज जी पहले बोलिए। शाहनवाज जी, इसी स्टडी की जरूरत है। जो बातें हुई है, जो अजय आलोक जी ने बात कही, और वो बात एकदम सही है कि हमारे बिहार के बहुत से मजदूर बाहर हैं और कई राज्यों में राज्य उनकी चिंता भी कर रहा है। मैं आपको बता दूं, हरियाणा में, क्योंकि हम लोगों के पास भी फोन आते हैं, वो मजदूर हैं। मैंने पानीपत में एक हमारे मित्र हैं नवीन जी, मैंने उनसे बात किया, उन्होंने कहा साहब हमारे यहाँ 4000 मजदूर हैं, हम सबकी सेवा कर रहे हैं, और कहा कि अगर कोई और आपको कमी लगती है तो बताइए, हम करते हैं। ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट्स में कई जगह लोग मजदूरों को यही वक्त है कि वो उसको अपने बच्चों की तरह रख रहे हैं। कई जगह दिक्कत दुश्वारी भी आई है, और वो जो दुश्वारी है वो ज्यादा चर्चा होती है। इसलिए बिहार सरकार ने निर्णय किया कि अगर हम लाएंगे इतने लोगों को तो दिक्कत बहुत आएगी। ऐसे बिहार भवन से भी मदद हो रही है, जो सांसद लोग हैं, हम लोग हैं, वो भी अपने अपने तौर पर अगर कोई फोन आता है तो मदद होती है। लेकिन लॉकडाउन का पॉलिसी एक ही है, इसको कोई अलग नहीं है, लेकिन उसमें जोन बने हुए, जैसे रेड स्पॉट, ऑरेंज और ग्रीन। तो रेड के लिए जो पॉलिसी है वो सब जगह एक है, और इसको ध्यान में रखते हुए कई जगह सर एक जैसी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आप सोचिए कितनी अमानवीय बात है, कितनी अमानवीय बात है। अभी आपने कहा मजदूरों की चिंता सबको ही कर रहे हैं। सर 1 महीने से वो तस्वीरें, शाहनवाज जी आप भी दिल्ली में रहते हैं, मैं भी, आपने भी देखी है, मैं भी, गाड़ी बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकती, लेकिन एक आदमी अपने घर से दिल्ली से राजस्थान जाने के लिए या यूपी जाने के लिए, बलिया जाने के लिए वो 250-300 किलोमीटर पैदल चला जा रहा है। देखिए, मैंने इसलिए कहा कि बहुत से मजदूर हैं जो पैदल गए हैं, बहुत सी दिक्कत है, बहुत सी जगह अच्छा काम भी हो रहा है। बहुत से राज्य, मैंने हरियाणा के जो सीएम है खट्टर साहब से बातचीत किया, वो खुद मॉनिटर करते हैं, और कहीं पर दिक्कत है तो उनके ऊपर हम लोग बता देते हैं। कई राज्यों में देखिए कई जगह कमी भी होगी, लेकिन ओवरऑल इतने लोगों को 20-20 लाख लोगों को ट्रैवल कराना, ले जाना, फिर लॉकडाउन का मतलब क्या रहेगा? ठीक है, इसलिए राज्य सरकार ने स्टूडेंट्स पर जरूर कोटा नहीं सर यूपी की सरकार ने, एमपी की सरकार ने कहा है कि हम अपने लोगों को लाना चाहते हैं। आपने कहा लॉकडाउन का मतलब केवल एक है, लॉकडाउन तो यानी घर में बैठो, बात खत्म हो गई। लेकिन फिर ये जो सरकारें हैं, ये किस बुनियाद पे कह रही हैं कि अपने लोगों को हम लाएंगे? कैसे मुमकिन है भाई? बॉम्बे में जाइए, एक कमरे में 20-20 आदमी रहते हैं, 20-20 आदमी साहब एक कमरे में। कई जगह ये सुझाव हो सकता है राज्यों का। देखिए, राज्य की जो सरकार है वो अपने राज्य के लिए पूरा अधिकार है उनको अपने निर्णय का, लेकिन लॉकडाउन का जो अधिकार है वो देश भर में जो लॉकडाउन के नियम है वो पूरी तरह बने हुए हैं, एसओपी बनी हुई है उसकी। नहीं सर, लॉकडाउन में बात समझ में नहीं आती है। अगर लॉकडाउन है देश में, अगर एक पब्लिक बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है,
तो कोटा के लिए कैसे बसें लग जाती हैं, 300 बसें कैसे इलाहाबाद में आज पहुंच गई हैं, वहां से लोगों को, अपने छात्रों को अपने अपने गांव ले जाने के लिए, अपने अपने जिलों पहुंचाने के लिए। ये लॉकडाउन नहीं है। फिर इसका मतलब हर राज्य अपने हिसाब से जो चाहता है कर रहा है। ट्रांसपोर्ट चलाने की बात तो कहीं भी नहीं आई थी। एक मिनट राजीव त्यागी, राजीव त्यागी एक मिनट में बोलेगा। राजीव त्यागी, देखिए, जो आपने बात कही है, लॉकडाउन के करीब करीब 21-22 से 25 दिन बाद राज्य सरकारों ने कहा कि हम अपने अपने प्रवासी श्रमिकों को वापस लेकर के आएंगे। आईसीएमआर की गाइडलाइन से लेकर के डब्ल्यूएचओ की जितनी गाइडलाइन है उसके हिसाब से बहुत स्पष्ट है कि 21 दिन का एक ऐसा पीरियड है जिसमें कोरोना के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं और पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति संक्रमित है, कौन व्यक्ति संक्रमित नहीं है। यदि 25 दिन बाद राज्य की सरकार अपने प्रवासी मजदूरों को वापस लाना चाहती है और साधन लगाती है तो इसमें मुझे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोरोना के 80% पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, ये भी नहीं पता है क्या? पता नहीं। 69% पेशेंट कोरोना के एसिम्प्टोमेटिक हैं इस देश में। राजीव जी, कहां की दुनिया से आए हैं? आलोक जी प्लीज जानकारी तो हासिल रखिए। क्या आप बोल रहे हैं? नेशनल टीवी से गलत मैसेज मत भेजिए ना। मुझे जानकारी आपसे दुरुस्त है, इसीलिए डेंजरस है ये जानकारी। इतनी दुरुस्त नहीं है क्योंकि आप जो है ना टेलीविजन पे बैठ के ज्यादा भाषण देते हैं मरीज पर डॉक्टरी करने के, जो आपको करना चाहिए था। 69% पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। सौरभ जी बताइए इनको। इतना ज्ञान है अजय आलोक जी, तो चरण भाग की भूमिका आपको अकल ही नहीं है, आपको अकल ही नहीं है, आप बेकार आदमी। चरण भाग की भूमिका में मत रहिए, आप बेकार आदमी। व्यवस्था है लीची का, मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ। किसान उसके बारे में क्या कहेंगे आप? आपको ये भी नहीं पता कि 69% पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। उसके कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, उसके बारे में कुछ हंसी आ रही है। चरण भाग की भूमिका में बैठ। अजय जी एक मिनट, अजय जी आप मत रिएक्ट कीजिए। राजीव जी आप जिस विषय से शुरुआत हुए थे बोलना, राजीव जी आप जिस विषय पर बोलना शुरू हुए थे उस पर आइए खत्म करते इस बात, बोलिए। हाँ, मैं उसी बात हूँ। हाँ। देखिए, अजय आलोक जी की दिक्कत यह है कि चरण भाग की भूमिका में है ये, इनको उससे बाहर निकलना चाहिए। मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं, उत्तर प्रदेश के मामला में उठाया, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी ने बहुत स्पष्ट जानकारी ले लीजिए, पार्टी की बात नहीं है, बुलाया, उसका साधुवाद का पत्र है। लेकिन हमने ये भी कहा कि पीपीई किट में जिस तरह से घोटाला हुआ है उत्तर प्रदेश, हर बात में प्रियंका राहुल का बाजा बजाना जरूरी है आपको? पीपीई किट को इस्तेमाल नहीं करना है और हर बात में प्रियंका राहुल गांधी का बाजा बजाना जरूरी है चाहिए, अपनी बात कहिए, जवाब देना चाहिए। और ये राज्यों को समन्वय केंद्र से नहीं हो पा रहा है, इसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से केंद्र सरकार की बनती है। केंद्र सरकार को एक ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए। मैंने आपके यहीं डिबेट पे बैठ के कहा था, आपके यहीं बैठ के डिबेट पे कहा था कि जो व्यापारी महाराष्ट्र का जो व्यापारी लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा है उसमें सख्त सजा होनी चाहिए। तो मैं आज इस बात को भी कह रहा हूं कि कोटा जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक गया उस पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोटा का विधायक सर, वैसे आप एक बात डिसाइड कर लीजिए ना। राजीव त्यागी जी आप चाहते क्या हैं? एक मिनट सर, एक मिनट। राजीव त्यागी जी आप एक बार स्पष्ट कर लीजिए कि आप चाहते क्या हैं। आपको बीजेपी का विधायक कोटा चला गया, उस पर तो एक्शन चाहिए, लेकिन आपको लाखों मजदूर अपने अपने जिले में भी वापस चाहिए। दोनों बातें कैसे? बिल्कुल, मैं जवाब देता हूं। आईसीएमआर संस्था है जो हिंदुस्तान में को एक बात बता दीजिए, आईसीएमआर की गाइडलाइन लेकर के एक बात बता दीजिए कि 69% पेशेंट कोई राज्य सरकार कोविड के सिम्टमलेस होते हैं और 25 दिन से ऊपर का क्वारंटाइन पीरियड निकल चुका है। उसके बाद प्रवासी मजदूर अपने घर पहुंचते हैं, घर वालों से मिलकर के दुख दर्द बांटते हैं, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं। राज्य सरकार ला नहीं पा रही है, राज्य सरकार हीला हलवाली कर रही है, वो निश्चित रूप से अपनी जवाबदेही से बच रही है। बिहार का लीची का किसान परेशान है। अच्छा, मैं जरा आपने कहा कि जितने हमारे मजदूर भाई बहन हैं सबको क्वारंटीन में रखा जाए और क्वारंटीन में रखने के बाद उनको अपने गांव भेजने की व्यवस्था की जाए। एक मिनट सर, मैं तुम्हारे साहब से पूछ लेता हूं क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत ही प्रॉब्लम है। एक मिनट, बिहार की सिर्फ आलोचना और बीजेपी की आलोचना के लिए बैठे हैं। ये डिबेट तो बड़ी हेल्दी डिबेट है, मैं इसमें कह रहा हूँ इस तरह की आलोचना की जाएगी। यदि बीजेपी गलत कार्य करेगी, बीजेपी भगवान नहीं है जो आलोचना नहीं हो सकती। बीजेपी भी एक राजनीतिक जमात है जिससे आपके वर्कर राजीव जी आपके जो गलतियों का इशारा हम
कर रहे हैं उनको क्रेडिट करिए और बेहतर तरीके से करिए, खुदा मत बनिए, आपकी सरकार में तुमसे पहले जो। अच्छा सर एक सेकंड, अच्छा छोड़िए इस बात को, बीजेपी कांग्रेस यही तो हम कह रहे थे कि राजनीति की बात नहीं है, राजनीति क्यों हो रही है इस पर। अच्छा देखिए आखिरी के 3-4 मिनट है हमारे पास। राजीव त्यागी जी एक मिनट जरा सुन लीजिएगा मैं आप पांचों से आपको सुन रहे करोड़ों लोगों के लिए आपकी राय जानना चाहता हूं 3 मई के बाद क्या होना चाहिए। कृपाल तुमाने साहब आप क्या कहेंगे शिवसेना के प्रतिनिधि होने के नाते। सौरभ जी की जो रेड जोन है, इस रेड जोन को तो हमें पूरी तरह से लॉकडाउन रखना ही चाहिए ताकि ये कोरोना ना उसका प्रसार ज्यादा हो, हमारे सब देश के नागरिक बहुत अच्छी तरह से रहे। और ग्रीन जोन जो है और येलो जोन, इसके बारे में निर्णय होना चाहिए कि एक तरफ लॉकडाउन रखना ये मेरे हिसाब से तो बहुत जरूरी है, लेकिन उसका एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बननी चाहिए और उसके ऊपर काम होना चाहिए। चलिए ठीक है रहमानी साहब, ये तो एक बात हुई कि जोन के हिसाब से बांटा हुआ है, वहां पर एक्टिविटी की ढील दी जाएगी। लोग तो साहब ये समझना चाहते हैं कि क्या वो अपने घर के बाहर निकल पाएगा, उसके इलाके का बाजार खुलेगा कि नहीं खुलेगा, उसका दफ्तर खुलेगा कि नहीं खुलेगा, बच्चे के स्कूल कॉलेज खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे। देखिए वो तो बताना पड़ेगा कि अभी कितना खुलेगा, सारा नहीं खोल सकते। ये मेरा अंदाजा यही है कि अभी खोलना 2-3 महीने का मसला है, अभी खोलना उस तरीके से मुनासिब नहीं है, बहुत लिमिटेड खोलना चाहिए। और ये लोग जो बैठे, इसीलिए मैं इस पे जोर दे रहा हूँ, एक फिजिबिलिटी चार्ट बनाया जा सकता है कि किस तरीके से लोगों को हम माइग्रेट करा सकते हैं उनके घरों तक और सेफली, और उनको फिर टेस्ट करके उनको रिस्टोर करें, रिहेबिलिटेट करें अपने घर पे। जब वापस जाना होगा 3 महीने बाद जा सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन बहुत डिस्ट्रेस में हैं लोग जहां कहीं भी रह रहे हैं, उनके डिस्ट्रेस को आपको एड्रेस करना होगा और उनको स्पेसिफाई करना होगा, तभी हम ठीक से लॉकडाउन को भी इंप्लीमेंट करवा सकेंगे। सौरभ जी कोरोना की जो लड़ाई है वो बहुत बड़ी लड़ाई है सौरभ जी। ये राजनीति जी रहमानी जी शुक्रिया है, इस पर इकट्ठे होकर लड़ने की जरूरत है। इस पर इस तरह से ठीक है आपकी कोई दिक्कतें दुश्वारियां हैं वो रखना चाहिए, लेकिन वॉर अगेंस्ट कोरोना में इस तरह की सियासत सही नहीं है कि आप शुरू से इस पर चर्चा करके एक वाद विवाद करें। देश के प्रधानमंत्री इस पर सबसे राय लेकर इस पर निर्णय करेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अभी कोई भी कयास लगाना जल्दबाजी है, लेकिन अभी तक देखिए सभी लोगों की बातें जितनी सुनी है, हमने भी कई मुख्यमंत्रियों की बात सुनी, उप मुख्यमंत्रियों की बात सुनी, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता अजय आलोक जी जो ये कहे कि भाई 3 मई के बाद आपकी जिंदगी वापस उसी तरह पटरी पर आ जाएगी जो लॉकडाउन से पहले थी। सौरभ जी अगले 3-4 महीनों तक हमारी जिंदगी वैसी पटरी पे नहीं लौटने जा रही है जैसी पहले दिसंबर जनवरी में थी। ये बात साफ साफ सुन लीजिए, अगले 3-4 महीने तक हम ये लड़ाई और चलेगी। लड़ाई की इंटेंसिटी आगे पीछे हो सकती है। कृपाल जी की बातों से मैं पूर्ण तरह सहमत हूं कि ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन और रेड जोन जैसे उन्होंने कहा, और आपकी जानकारी राजीव जी जैसे मेरे मित्रों की जानकारी के लिए बता दूं कि 69% कोविड केसेस में सिम्टम्स नहीं आते हैं, ये सिम्टम लेस होते हैं, इसलिए एक खतरा और है। इसलिए ये मत सोचिएगा कि जो भी इन्फेक्टेड हो गया उसको 4-5 दिन में सिम्टम आ जाएंगे। मैं यही बात कह रहा था जिसमें वो उतना इरिटेटेड हो गए, क्योंकि सच्चाई सुनने की तो कांग्रेस पार्टी को आदत रही नहीं है, लेकिन सुनना पड़ेगा। ये कांग्रेस और बीजेपी या जेडीयू की बात नहीं है, देश की बात है। तो आपका सुझाव इसके बाद है क्या? लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जवाब दे दूं? मैं जवाब एकदम सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन कीजिए, सरकार की जो भी गाइडलाइंस है उसका पालन कीजिए, और ये मान के चलिए कि अगले 3-4 महीने तक और हमें अपने संयम के साथ, मजबूती के साथ इस लड़ाई से लड़ना है। ठीक है राजीव जी बोलिए। देखिए 69% लोगों में यदि कोविड के लक्षण नहीं दिखते हैं तो निश्चित रूप से वो लक्षण पता करने के लिए टेस्ट होने चाहिए, जो कांग्रेस पार्टी शुरू से कह रही है, जिसमें हीला हवाली केंद्र सरकार कर रही है टेस्ट करने में। टेस्टिंग किट आती है वो खराब आती है चाइना से, टेस्ट हो नहीं पा रहे, तो कैसे पता चलेगा माय डियर फ्रेंड, ये बता दीजिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, पंजाब का एक मॉडल है इंडस्ट्री को चलाने का, जिसमें पंजाब सरकार ने बकायदा कार्य किया कि जितने भी मजदूर है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के, उनको उसके प्रीमिसिस में रखने का कार्य किया, ना वो बाहर जा सकते हैं ना कोई और व्यक्ति अंदर आ सकता है। तो निश्चित रूप से इस मॉडल से इंडस्ट्री चलनी चाहिए।
मेरा यह कहना है कि रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन जो है उसको निश्चित रूप से जो गाइडलाइन है ICMR की उसके हिसाब से चलाना चाहिए। तीसरा बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश की सरकार के साथ साथ देश की सरकार को समझना चाहिए कि 30 जनवरी को जब पहला केस आ गया था इंटरनेशनल लेवल की फ्लाइट यदि हम इतना लंबा सुझाव में तो कोर्ट में चला जाएगा। अब आप सुझाव से आरोप पे आ गए, आपके पहले आपने जो दिए वो सुझाव थे, अब हम फिर जनवरी की बात अब करें, क्या मतलब है उसका। चलिए ठीक है, अब शाहनवाज साहब जाते जाते अब आप बता दीजिए 3 तारीख के बाद के लिए लोगों को क्या कहना चाहेंगे। देखिए, मैं 4 बात तो नहीं कह सकता, एक ही बात कह रहा हूँ कि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है वो राजनीति से ऊपर उठ के है। इस लड़ाई में परिस्थिति के हिसाब से निर्णय होगा, जो सरकारों का निर्णय हो राज्य और केंद्र का मिलकर होगा, उसको सबको उसको मानना चाहिए। हमारी जान भी है, जहान भी है, यानी इंडस्ट्री भी चलानी, किसानों का फसल भी काटना है और भी लोगों का इलाज भी करना है और चिंता भी करनी है। इन सब चीज को ध्यान में रखते हुए देश के प्रधानमंत्री निर्णय करेंगे, एक्सपर्ट की राय लेंगे, राज्यों की राय लेंगे। अभी जो लॉकडाउन है उसका अक्षरशः पालन कीजिए। और अच्छा चलिए सर, आप फिर आप इशारों में बता दीजिए, आप इशारों में बता दीजिए, आप दिल्ली में रहते हैं, राजीव जी गाजियाबाद में रहते हैं, तो 3 तारीख के बाद क्या आप इनके घर या ये आपके घर आके चाय पी पाएंगे? अब हम इनके घर चले जाएंगे तो संदेश चला जाएगा कि पता नहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के यहाँ जैसे कोई गया तो इनके बारे में चर्चा हो जाएगी। हम और राजीव जी अगर बुलाएंगे हमें दावत पे तो जरूर इनके यहाँ आएंगे। कोरोना से जंग जीतेंगे तो जरूर एक दूसरे के पास जाएंगे, लेकिन अगर ऐसे चले जाएंगे तो राजीव जी के बिना इजाजत कैसे जा सकते हैं। चलिए ठीक है, नहीं मुझे लगता है आपको जरूर न्योता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन समय इतना ही था। शाहनवाज जी, राजीव त्यागी जी, कृपाल तुमाने साहब और अजय लोगी, शुक्रिया आपका।